अमित जी, पंजाब में सनसनीखेज हत्याओं की खबरें जो है पिछले कुछ महीनों से चल रही हैं। मूसेवाला मर्डर के बाद इधर जो 2 मर्डर हुए हैं, डेरा सच्चा में प्रदीप सिंह और शिवसेना के सुधीर सूरी, पंजाब की हालात को आप कैसे देखते हैं? क्या वहाँ पे हालत गंभीर होती दिखाई दे रही है आपको? देखिए, आप पार्टी की सरकार बनने के बाद कानून और व्यवस्था की परिस्थिति लचर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु हम मुस्तैदी से नजर बनाए हुए हैं और हम स्थिति को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देंगे। क्या कदम उठाएंगे आप? काफी कदम उठाएंगे। मैं ऐसा गृह मंत्री नहीं हूं कि आपको इंटरव्यू में अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई की सूचना दे दूं। मगर पंजाब में कड़े कदम केंद्र उठाएगी अगर ये सिचुएशन केंद्र राज्य दोनों मिलकर उठाएंगे। जी जी, ऐसा नहीं, ये लड़ाई सबने लड़नी है, सबको साथ में लेकर लड़नी है और विजयी भी होना है। एक और बड़ा मुद्दा जो कि पंजाब में ही शुरू होता है, जो है ड्रग्स ट्रैफिकिंग का मुद्दा। इसको कैसे काबू पाएंगे? इस पर कैसे काबू पाएंगे? इसको ड्रग जिहाद का नाम भी दिया जा रहा है। पीढ़ी की पीढ़ी जो है बर्बाद, देखिए, नशे में बर्बाद। मैं आपको बताता हूं कि ये 3 साल के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ड्रग के उपयोग, ड्रग की बिक्री और ड्रग का भारत के समुद्र के रास्ते से दुनिया के अलग अलग जगह पे जाने के रास्ते या जमीनी रास्ते से सब पर कठोर कार्यवाही की। सारे आंकड़े उपलब्ध हैं और मैं एक ही आंकड़ा कहना चाहता हूं कि 3 साल के अंदर हमने लगभग 20,000 करोड़ रुपए का ड्रग पकड़ा है। पहले कांग्रेस के 3 साल की तुलना में 700 करोड़ का था। तो इससे आपको साइज और स्केल मालूम पड़ेगा। इसके लिए एनकोड कर एक 4 स्तरीय व्यवस्था बनाई है। एक एकदम ऊपर की टीम है, फिर इस पर अफसरों की टीम है, फिर राज्य स्तर की टीम है और फिर डिस्ट्रिक्ट स्तर की टीम है। और हमने टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन को कंसेप्ट डेवलप किया है। जैसे कोई छोटी सी ड्रग की पुड़िया पकड़ी जाती है तो वो कहां से आई से लेकर देश में कहां तक से एंटर हुई, पूरा नेटवर्क की जांच होती। और देश की सीमा पर ड्रग पकड़ा जाता है तो वो आकर कैसे छोटी पुड़िया बनने वाला था, उसका भी पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है। तो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन कंसेप्ट के साथ हम ड्रग के तंत्र को उखाड़ने के लिए पहली बार प्रयास कर रहे हैं। काफी सफलताएं मिली है। इसमें भी मैं गुजरात सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, भूपेंद्र जी और हर्ष यहाँ बैठा है, हर्ष को, क्योंकि गुजरात सरकार ने न केवल गुजरात के अंदर एंटर हुए ड्रग को पकड़ा है, गुजरात के दरिया से लंका जाते हुए ड्रग को भी पकड़कर बहुत बड़ा काम किया और बड़ी मात्रा में सीजर हुआ है और अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है, जिसके कारण दिल्ली, पंजाब और हिमाचल, ये तीनों राज्यों में बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। ड्रग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है और मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 के पहले हम भारत को ड्रग फ्री बनाएंगे। नशा मुक्त भारत का हमारा संकल्प सुनिश्चित है। ड्रग ट्रैफिकिंग को देखकर ये बात तो करीब करीब साफ है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। एक अनस्टेबल पाकिस्तान, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से रास्ते भी आता है, बर्मा के रास्ते भी ड्रग आता है। तो रास्ते अनेक है, मगर कोई भी राज्य हो, अस्थिरता होती है तो इस प्रकार के कामकाज को बढ़ावा मिलता ही है। जी, पाकिस्तान एक अनस्टेबल देश भी है। इससे हमारे देश को आप क्या खतरा देखते हैं? देखिए, मेरे लिए आपकी तरह बोलना सरल नहीं है जी कि अनस्टेबल देश है, परंतु पाकिस्तान से जो खतरे हैं पूरा देश जानता है, आप भी जानते हो। मगर मैं तो इतना कह सकता हूं, खतरा जो भी है सीमा की उस पार रहेगा, हम अंदर नहीं आने देंगे, इतना मैं सबको सुनिश्चित करना। जो एरिया कश्मीर का पाकिस्तान के पास है, जिसको कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उसको वापस लेने के लिए क्या कदम उठाएगी सरकार? क्या आशा कर सकते हैं हम? देखिए, ऐसे कदमों की सार्वजनिक चर्चा नहीं होती है, मगर भारत का संपूर्ण रूप से मानना है, हमेशा से मानना रहा है, आज का नहीं है, हमेशा से मानना रहा है। हमारी पार्लियामेंट का संकल्प है कि हमारा हिस्सा है। अक्साई चीन पर भी चीन का कब्जा है। एक मुझे मालूम है आप क्या कहने वाले, कोई टाइटल इसमें से नहीं निकलेगा। रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो राहुल।
नहीं नहीं, पर फिर भी एक विस्तारवादी चीन को- एज अ कंट्री हमारा बहुत स्पष्ट मत है, जो हमारे देश की संसद ने इन दोनों विषयों पर जो प्रस्ताव पारित किए हैं, भारतीय जनता पार्टी अडिगता के साथ संसद के वो प्रस्ताव के साथ खड़ी है। एक दूसरा नंबर डायल करने की कोशिश करता हूं। क्या भारत की छवि जो है पूरे विश्व में बहुत अच्छी रही है। यूक्रेन और रूस के बीच में बड़े बड़े देशों ने कहा है कि भारत को जो है मीडिएट करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत का मीडिएट करना ठीक है? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आगे क्या होगा वो तो डिप्लोमेसी के लेवल पर तय होगा, जो होगा और परिणाम आएगा वो सबके सामने आएगा। परंतु मैं भी सालों से भारत की डिप्लोमेसी को एक विद्यार्थी के रूप में देख रहा हूं। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि भारत के 35,000 बच्चे यूक्रेन में पढ़ने के लिए फंसे हो और भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन और रशिया के राष्ट्राध्यक्षों से बात करें कि भैया हमारे बच्चों को हमें वापस लाना है, आप थोड़ा गोलाबारी 2-3 दिन के लिए बंद करो और 72 घंटों के लिए दो देश के युद्ध का सीज फायर हो जाए। ये हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। ये भारत के प्रभाव का परिचायक। और अब G20 मोदी जी आज गए हैं, G20 की चेयरमैनशिप भारत के पास आ रही है। ये साल पूरी दुनिया के मतलब कंट्रीब्यूट करने का भारत का साल है। हम सब भारतवासी इससे बहुत आशान्वित हैं। अमित जी, एक ग्लोबल नैरेटिव ऐसा भी बन रहा है वेस्टर्न मीडिया में, खास करके माइनॉरिटीज़ को लेकर कि मुसलमानों को यहाँ पर सताया जा रहा है। ये जो एक साजिश चल रही है, इनफैक्ट अभी एक अमेरिकन स्कॉलर साल्वेटोर बेबॉन्स यहाँ आए थे देश में, तो उन्होंने कहा कि जो है भारत का बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो एंटी इंडिया है। क्या ऐसा आप मानते हैं? ये ऐसा नैरेटिव क्यों बन रहा है? इसके पीछे क्या साजिश है? देखिए, तो एनालिसिस का सवाल है। मैं ये मान सकता हूं कि अगर किसी को स्पेशल फेवर मिलती थी तो हमारे राज्य में वो नहीं मिलेगी, हमारे शासन में नहीं मिलेगी। और ये हमारे संविधान का स्पिरिट, किसी को स्पेशल फेवर नहीं मिलनी चाहिए। जस्टिस फॉर ऑल, एपीसमेंट टू नन, ये भारतीय जनसंघ का मूल सूत्र है और हम उसी पर चल रहे हैं। किसी को अन्याय नहीं करेंगे, मगर किसी का एपीसमेंट, तुष्टीकरण भी नहीं करेंगे। ये देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए और संविधान के स्पिरिट से हिसाब से चलना चाहिए। अब किसी को स्पेशल फेवर बंद होती है, इसको आप अन्याय कहते हो, तो आपको अन्याय की डेफिनेशन बदलनी चाहिए, उनकी डेफिनेशन बदलनी चाहिए। अमित भाई, ये मैंने पिछली बार भी आपसे ये सवाल पूछा था, सीए को आप कब तक नोटिफाई कर पाएंगे? आपने कहा था देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग बैक। ऐसा है जी, सीए देश का कानून है, आप पहले ही समझ कर चलिए। जी, कोरोना के कारण जारी होने में, मतलब उसको लागू करने में हमें थोड़ी देर हुई है, मगर अब कोरोना की स्थिति ठीक है और सीए का लागू होना सुनिश्चित है। अमित जी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। झारखंड में ये समस्या और भी ज्यादा भारी है, इसको आप कैसे देखते हैं? झारखंड बूढ़ा पहाड़ को क्लियर करने के बाद लगभग समाप्त हो चुका है। आपके पास शायद लेटेस्ट आंकड़े नहीं है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के मतलब वामपंथी उग्रवाद के सभी आंकड़ों के अंदर 90% से 60% से 90% की गिरावट है। और जो 243 जिलों में फैला हुआ था, अब वो 43 जिलों में सिमट कर रह गया है। ये 3 साल के अंदर हमने बहुत कठोर लड़ाई लड़ी है। ढेर सारे लोगों ने आत्मसमर्पण किया है और ढेर सारे लोगों पुलिस की मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। और वहां पर डेवलपमेंट के मोर्चे पर भी मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बिहार और झारखंड में वामपंथी उग्रवाद का एरा अब समाप्त हो चुका है। निर्णायक पोजीशन आज वहां पर भारत सरकार की एजेंसियों की है और अब जो थोड़ा हिस्सा बचा है, उड़ीसा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीच के ट्रायंगल का, उसको भी हमने 817 कैंप लगा है। आप कल्पना कर सकते, 3 साल में 817 कैंप जी, इतने अंदर गए हैं। बहुत अच्छा परिणाम आया है।
आप होम डिपार्टमेंट की साइट को खंगाल लीजिएगा तो शायद आपको 45 मिनट का कार्यक्रम करने का एक मटेरियल मिल जाएगा। अमित जी, 2-3 सवाल और, मुझे पता है कि समय आपके पास कम है पर आपको पकड़ना आसान भी नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि 2-3 सवाल और पूछ लेता हूँ। इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपोजिशन का कहना है कि ये सरकार जिस तरीके से यूज़ कर रही है, एक डर बनाने का माहौल, नेताओं के पीछे जो है ईडी को लगा देना, इधर बीच एक स्पेशल कोर्ट ने ये तक कहा कि जो है संजय राउत जी के पीछे जो ईडी का इन्वेस्टिगेशन रहा वो एक विच हंट है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था बनी है और 3 स्तरीय न्यायिक व्यवस्था है। सेशंस कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होती है, जो देश की सर्वोच्च अदालत है। किसी को भी कोई भी ग्रीवेंस है तो प्रेस में जाने की जगह कोर्ट में जाना चाहिए। और संजय राउत जी के खिलाफ जो जजमेंट आया है, मतलब उनके पक्ष में जो, उसमें भी हाई कोर्ट में अपील हुई, उसकी राह देखनी चाहिए। मुझे मालूम नहीं है लीगल पोजीशन क्या है, मगर हमारी सरकार की समय में एजेंसियों का रिकॉर्ड है, जो भी केस बनाए वो कोर्ट में टिकते हैं और मेरिट्स के आधार पर केस बने हैं। जी, 2024 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? जो सीट आपके पास प्रचंड बहुमत आई थी, उससे आप उससे अच्छा कैसे कर सकते हैं? उसको वहां पर होल्ड करके कैसे रख सकते हैं? कहां से आपको ज्यादा? मैं एरिया बता ही देता हूं आपको। हम दक्षिण में हमें अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, परिणाम लाएंगे। इसके साथ साथ उड़ीसा में हम बहुत अच्छा इंप्रूव करेंगे, बंगाल में हम बहुत अच्छा इंप्रूव करेंगे। 18 सीट से ज्यादा हैं बंगाल में, और ज्यादा। हाँ, बहुत अच्छा इंप्रूव करेंगे। और बिहार में अब जगह हमारी बढ़ गई है तो स्वाभाविक रूप से इंप्रूवमेंट होगा। दोनों हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हमने 2019 में एनडीए के साथ 2/3 बहुमत प्राप्त किया। 2014 में, 2019 में भाजपा ने 2/3 बहुमत प्राप्त किया और 2024 में इससे भी बड़े बहुमत के साथ फिर से मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित है। मैं देश की जनता के आशीर्वाद हमारे साथ है, मोदी जी के साथ है और मोदी जी के प्रयास को देश के अर्थतंत्र को मजबूत बनाने का प्रयास, देश के अर्थतंत्र को 11वें पायदान से 5वें पायदान पर लाने का रिजल्ट और देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का रिजल्ट देश की पूरी जनता जानती है। देश के सुरक्षा सिनेरियो को मोदी जी ने ड्रास्टिकली चेंज किया है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 1,09,000 करोड़ का 5 साल में इन्वेस्टमेंट, वो कोई कल्पना नहीं कर सकता था, जो मोदी जी ने धरातल पर लाकर बताया है। और हर क्षेत्र के अंदर, चाहे पर्यावरण हो, चाहे कानूनी सुधार हो, चाहे कानून रिपील करने हो और चाहे दुनिया की सभी समस्याओं में लीड देना हो, पूरी दुनिया मोदी जी की ओर बहुत आशा के साथ दिख रही है। तो मोदी जी की एक ग्लोबल लीडरशिप को देश की 130 करोड़ की जनता एक्नॉलेज करती है और मुझे भरोसा है कि हम और अच्छे बहुमत के साथ 24 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और देश अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। अमित जी, आपने हमको इतना समय दिया। आपकी इस इंटरव्यू को पूरे देश में, हमारे सारे चैनल में, हर भाषा में देखा गया है। आपके इस समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बार फिर हमको पहले नेशनल चैनल को इस इंटरव्यू को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे यहाँ बुलाकर मंच देने के लिए टीवी 18 का बहुत बहुत आभार। और गुजरात की जनता को मैं अपील करना चाहूंगा, जिन्होंने किया है इन पर भरोसा रखना, वो ही करेंगे, वो ही गुजरात को मजबूत बनाएंगे, वो ही गुजरात को नंबर 1 बनाएंगे। जिन्होंने किया है इस पर भरोसा रखना। धन्यवाद।